नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 30 दिसंबर 2025 है और ये करंट अफेयर्स के विश्लेषण का पहला भाग है। और इससे पहले कि हम शुरू करें, एक बहुत ज़रूरी सूचना। आपकी तैयारी को और आसान बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। वहाँ आपको रोज़ाना करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी, तो उसे फॉलो करना ना भूलें। आज हमारे पास पर्यावरण, विज्ञान, सरकारी योजनाओं और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय हैं। बिल्कुल। और आज की चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। हम देखेंगे कि कैसे एक तरफ भारत समुद्र की गहराइयों में अपनी तकनीकी ताकत दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ मेघालय के जंगलों में प्रकृति के अनछुए रहस्य खोज रहा है। हाँ, और ये भी हो सकता है कि कुछ विषय सुनने वालों के लिए एक रिवीजन की तरह हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, दोहराना ही तो सफलता की कुंजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पर्यावरण से और बात करते हैं आंध्र प्रदेश की कोल्लेरू झील की। ये सिर्फ अपनी जैव विविधता के लिए ही नहीं, बल्कि अब अपनी स्वादिष्ट काली सूखी मछली के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जगह बना रही है। हाँ, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। हाँ, और इसकी लोकेशन बहुत खास है, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के ठीक बीच में। मतलब ये इन दोनों बड़ी नदियों के लिए एक तरह से बाढ़ के पानी को कंट्रोल करने वाले नेशनल सिस्टम की तरह काम करती है। बिल्कुल, एक प्राकृतिक बाढ़ संतुलन जलाशय कह सकते हैं। और इसका जो पारिस्थितिक महत्व है वो तो और भी बड़ा है। अच्छा। इसे नवंबर 1999 में वन्य जीव अभयारण्य और फिर 2002 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का दर्जा मिला। और ये दर्जा बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत ज्यादा। सोचिए, हर साल लगभग 2 करोड़ प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। 2 करोड़? हाँ, साइबेरिया और मध्य एशिया जैसे दूर दराज के इलाकों से। साथ ही हजारों लोगों की आजीविका भी इसी पर निर्भर है। मछली पकड़ना, धान की खेती। तो परीक्षा के लिहाज से इसकी भौगोलिक स्थिति, मतलब कृष्णा गोदावरी डेल्टा और रामसर साइट का दर्जा, ये दोनों पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। चलिए पर्यावरण से जुड़े अगले विषय पर चलते हैं। ये उत्तर प्रदेश से है। हाल ही में सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को एक इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ घोषित किया है। हाँ, ये गोंडा जिले में है और इसमें 2 गोखुर झीलें हैं, मतलब ऑक्सबो लेक्स। पार्वती और अर्गा। और जहां तक मुझे याद है, ये भी एक रामसर साइट है। जी हाँ, ये भी एक रामसर साइट है। पर यहाँ इको सेंसिटिव जोन की जो अवधारणा है उसे समझना जरूरी है। हाँ, ये ESZ एग्जैक्टली होता क्या है? क्या ये एक तरह का बफर जोन है? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। ये एक शॉक एब्जॉर्बर ही है, जो हमारे संरक्षित क्षेत्र हैं जैसे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये उनके चारों ओर बनाए जाते हैं ताकि एक ट्रांजिशन जोन बन सके। एग्जैक्टली। ये उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र का काम करते हैं। और ये किसी भी संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर 10 किलोमीटर तक फैला हो सकता है। और पार्वती अर्गा की कोई खास बात? हाँ, इसकी खासियत ये है कि यहाँ गंभीर रूप से लुप्त प्राय व्हाइट रम्प्ड वल्चर और इंडियन वल्चर भी पाए जाते हैं। अच्छा, तो ये उन गिद्धों को बचाने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। बहुत जरूरी। ये तो हुई उन चीजों को बचाने की बात जिन्हें हम जानते हैं। हाँ। पर अब एक ऐसी खोज की बात करते हैं जो बहुत ही दिलचस्प है। मेघालय के मासिन राम के बांस के जंगलों में एक बिल्कुल नए कवक मतलब फंगस की खोज हुई है। हाँ, और ये इतना नया है कि इसके लिए एक नया जीनस ही बनाना पड़ा। इसका नाम पारासिनेमेलिशिया खासियाना रखा गया है। ये नाम तो याद रखना भी अपने आप में एक चैलेंज है। बिल्कुल। इसका नाम खासी पहाड़ियों के नाम पर रखा गया है और ये एक कांटेदार बांस की प्रजाति के मृत तनों पर मिला था। देखिए, ये खोज विज्ञान के लिए बहुत बड़ी बात है। एक अनुमान है कि दुनिया में लगभग 3.8 मिलियन मतलब 38 लाख तरह के कवक हैं। और हम उनमें से कितनों को जानते हैं? 90% से ज्यादा के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। वो विज्ञान के लिए अभी भी अज्ञात हैं। मतलब ये खोज हमें याद दिलाती है कि भारत के जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, खासकर उत्तर पूर्व में, हाँ। वो कितने महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, अभी भी कितना कुछ है जो हमें खोजना बाकी है। चलिए अब प्रकृति के रहस्यों से निकलकर इंसानी तकनीक की दुनिया में चलते हैं। हाँ। भौतिकी में एक टर्म है फ्रीक्वेंसी कोम्ब। ये क्या होता है? हाँ, नाम थोड़ा अजीब है लेकिन इसका काम बहुत सटीक है। आसान शब्दों में ये खास तरह की लेजर लाइट है। अच्छा। पर इसमें सिर्फ एक रंग मतलब एक फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अच्छा। बल्कि इसमें कंघी के दांतों की तरह बराबर दूरी पर कई फ्रीक्वेंसी होती हैं और ये दूरी बहुत नियमित होती है। ठीक है, पर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है परमाणु घड़ियों यानी एटॉमिक क्लॉक्स को कैलिब्रेट करने में।
और ये परमाणु घड़ियां जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जीपीएस की जो सटीकता है वो इन्हीं घड़ियों पर निर्भर करती है। इसके अलावा इसका उपयोग हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रहों मतलब एक्सोप्लैनेट का पता लगाने में भी होता है। वाह, तो एक छोटी सी डिवाइस के इतने बड़े बड़े काम हैं। जी हाँ। अब रक्षा प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वागशीर पर एक समुद्री यात्रा की। हाँ, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों में से छठी और आखिरी पनडुब्बी है। और इसका नाम हिंद महासागर की एक घातक शिकारी मछली सैंडफिश के नाम पर रखा गया है ना? बिल्कुल। इसे 15 जनवरी 2025 को नौसेना में कमीशन किया गया था। इसकी क्या खासियतें हैं? इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्टेल्थ तकनीक। मतलब ये दुनिया की सबसे शांत पनडुब्बियों में से एक है। दुश्मन के लिए इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन है। और ये कितनी गहराई तक जा सकती है? ये 350 मीटर से ज्यादा गहराई तक गोता लगा सकती है और 50 दिनों तक समुद्र में रह सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेक इन इंडिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, इसे पूरी तरह से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL ने बनाया है। इसमें फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का इस्तेमाल हुआ है। ये पनडुब्बी टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइलों से भी लैस है। जी, और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में भी ये माहिर है। चलिए अब शासन और योजनाओं की बात करते हैं। एक पहल की गई है हवाई यात्रियों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम यानी PACR स्थापित किया है। हाँ, और ये गवर्नेंस का एक बहुत ही अच्छा मॉडल है। ये सिर्फ कोई कॉल सेंटर नहीं है। नई दिल्ली के उड़ान भवन में ये एक इंटीग्रेटेड सेंटर है। इंटीग्रेटेड मतलब यहाँ नागरिक उड्डयन मंत्रालय, DGCA, एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइन ऑपरेटरों के अधिकारी सब एक ही छत के नीचे काम करते हैं। अच्छा, ताकि तालमेल बना रहे और समस्या जल्दी हल हो। बिल्कुल। ये डेटा संचालित डैशबोर्ड का इस्तेमाल करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है उड़ान में देरी, रद्दीकरण, रिफंड और सामान से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करना। अब बात करते हैं भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की। भारत आयुष को वैश्विक मंच पर काफी बढ़ावा दे रहा है। इसी से जुड़ी एक योजना है आयुष के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की योजना। जी, ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसका मुख्य उद्देश्य है आयुष प्रणालियों मतलब आयुर्वेद, योग, यूनाना, सिद्ध और होम्योपैथी के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाना और उन्हें मान्यता दिलाना। हाँ, इस योजना के तहत विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान होता है। भारतीय आयुष निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। तो ये एक तरह से भारत के सॉफ्ट पावर को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। बिल्कुल। अगली योजना युवा लेखकों के लिए है PM युवा 3.0 योजना। हाल ही में इसके परिणाम घोषित किए गए हैं। हाँ, प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना। इसका उद्देश्य है 30 साल से कम उम्र के युवा लेखकों को तराशना। और इसे लागू कौन करता है? इसे शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट यानी NBT लागू करता है। जो लेखक चुने जाते हैं उन्हें 6 महीने का एक मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है और उन्हें हर महीने 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति भी दी जाती है। जी, और इस बार के जो विषय हैं वो भी बहुत प्रासंगिक हैं, जैसे राष्ट्र निर्माण में भारतीय प्रवासियों का योगदान, भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक भारत के निर्माता। हाँ, तो ये योजना देश के युवाओं को अपनी बात रखने के लिए एक बहुत अच्छा मंच देती है। अब चलते हैं अर्थव्यवस्था की ओर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में औद्योगिक भांग की खेती को वैध और विनियमित करने के लिए एक नीतिगत पहल शुरू की है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि औद्योगिक भांग यानी इंडस्ट्रियल हेम्प और मारिजुआना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, इनमें मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल यानी THC की मात्रा का। यही वो साइकोएक्टिव घटक है जिससे नशा होता है। और औद्योगिक भांग में इसकी मात्रा कितनी होती है? 0.3% से भी कम। मतलब इससे नशा होना नामुमकिन है। तो ये तो एक बहुत ही उपयोगी फसल हो सकती है। बिल्कुल, ये एक बहुउपयोगी फसल है। इसके तने से जैव ईंधन, ऑटो पार्ट्स, कागज, कपड़ा सब कुछ बन सकता है। और इसके बीजों से? इसके बीजों से भोजन, तेल और कॉस्मेटिक उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तो ये किसानों के लिए आय का एक नया स्रोत हो सकता है और अर्थव्यवस्था को भी काफी बढ़ावा दे सकता है। अंत में एक खूबसूरत शिल्प की बात करते हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने मन की बात कार्यक्रम में किया था। यह है आंध्र प्रदेश के नरसपुरम का लेस क्राफ्ट। हाँ,
ये लगभग 150 साल पुरानी कला है। हाँ, और माना जाता है कि इसकी शुरुआत इस क्षेत्र के किसान समुदाय की महिलाओं ने की थी। और सबसे खास बात यह है कि इसे भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग भी मिला हुआ है। जी हाँ, इसमें मुख्य रूप से सूती धागे और क्रोशिया हुक का इस्तेमाल होता है और तकिया कवर, मेज़पोश जैसी खूबसूरत सजावटी चीजें बनाई जाती हैं। तो ये सिर्फ एक कला नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत उदाहरण भी है। बिल्कुल, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से। तो आज हमने मेघालय में खोजे गए एक नए कवक से लेकर समुद्र की गहराइयों में तैरती पनडुब्बी तक और सरकारी योजनाओं से लेकर सदियों पुरानी कला तक कई विषयों पर गहराई से चर्चा की। जी, तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़कर देखें तो आज की चर्चा से यूपीएससी के लिए कुछ मुख्य थीम उभर कर आती हैं। जैसे? पहली, आत्मनिर्भरता की ओर भारत का मजबूत कदम, जैसा हमने आईएनएस वाकशीर में देखा। दूसरी, आयुष और लेस क्राफ्ट के माध्यम से अपनी सॉफ्ट पावर का प्रभावी उपयोग। तीसरी, पर्यावरण और गर्त व्यवस्था के बीच संतुलन साधने की कोशिश करना, जैसे कोलेरू झील का संरक्षण और औद्योगिक भांग की नीति। और चौथी, आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसा PAGCR में दिखता है। बिल्कुल सही। ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं से अपडेट रहने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज हमने मेघालय में एक नए कवक की खोज के बारे में बात की, जिससे पता चलता है कि 90% से ज्यादा कवक प्रजातियां अभी भी विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। तो ये इस पर सोचने को मजबूर करता है कि जब हम अपने ग्रह की जैव विविधता का एक छोटा सा हिस्सा ही जानते हैं, तो संरक्षण और सतत विकास की हमारी मौजूदा रणनीतियां कितनी प्रभावी हो सकती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार मिलते हैं।